कहानी नंबर 9। आज क्राइम एफएम में सुनेंगे हिंदुस्तान का ऐसे सीरियल किलर के बारे में जो कि सबसे पहले लड़कियों को बहला फुसला के अपने प्यार के जाल में फांसता है। उसके बाद उनसे शादी करता है, फिर उनको शादी के जोड़े में मारता है और फिर फरार हो जाता है। तो कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक बार सुनने के बाद कभी अपने जहन से उतार नहीं पाएंगे, ऐसी कहानी है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंगलदीप और आप देख रहे हैं क्राइम एफएम। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, वीडियो को अभी लाइक कर दो, नहीं तो आप वीडियो देखने के बाद भूल जाते हो। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि ऐसे ही क्राइम से जुड़े सैकड़ों कहानियां आपको इस चैनल पर मिल जाएगा जिनको आप देख सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी साउथ कर्नाटका के 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बस स्टॉप की है, जहां साल 2003 से लेकर 2009 के दरमियान हर बस स्टॉप के वॉशरूम में 4 से 6 महीने बाद 20 से 30 साल के उम्र के लड़कियों को दुल्हन के लिबास में सुसाइड करते पाया जाता है। पहली बार 2003 में एक बस स्टॉप के लेडीज वॉशरूम का दरवाज़ा काफ़ी देर से बंद होता है, जिसके कारण वहाँ और लेडीज़ों की लाइन लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि उनको भी वॉशरूम जाना होता है। फिर ऐसे कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया जाता है, मगर अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं, कोई जवाब नहीं। फिर वहीं के स्टाफ वगैरह को बुलाया जाता है और दरवाज़ा को तोड़ दिया जाता है और उसमें पाया जाता है एक लेडीज़ दुल्हन के लिबास में बेहोश हुई पड़ी है। फिर पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस आती है और उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में जाकर पता चलता है ये बहुत पहले ही मर चुकी है। उसके बाद उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और पोस्टमार्टम से पता चलता है जहर खाने से इसकी मौत हुई है। फिर पुलिस वाले उसी बस स्टॉप पर जाते हैं और लड़की का फ़ोटो वगैरह दिखाकर पूछताछ करते हैं जो कोई इस लड़की को जानता है या नहीं, मगर इसकी कोई आइडेंटिफाई नहीं हो पाती है। फिर पुलिस इसको लावारिस लाश समझकर अंतिम संस्कार कर देती है, मगर लाश जिस हालत में पाया जाता है उसे देखकर पुलिस को भी मुश्किल हो जाता है समझना जो ये क्या है। क्या ये मर्डर और लूटपाट है? अगर मर्डर और लूटपाट है तो वॉशरूम अंदर से बंद कैसे हो सकता है? इसलिए पुलिस को शक लूटपाट की तरफ जाता है, मगर कंडीशन के हिसाब से वो उसको लूटपाट नहीं मान पाते हैं। मगर पुलिस को सुसाइड के तरफ ज़्यादा शक जाता है, क्योंकि एक तो लाश बंद वॉशरूम के अंदर से पाया जाता है और दूसरा शायद लड़की को ये शादी मंजूर नहीं थी, तभी जहर खाकर खुदकुशी कर लिया होगा। और पुलिस भी इस केस में अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है, क्योंकि एक तो लाश लावारिस होता है, ऊपर से सुसाइड का केस होता है, तो कुछ दिनों में ही केस को क्लोज कर दिया जाता है। फिर कुछ महीने गुजरता है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट के एक बस स्टॉप से सेम और एक ऐसा ही केस सामने आता है और वहाँ भी वॉशरूम के अंदर दुल्हन के लिबास में सुसाइड किया हुआ लाश पाया जाता है और उस लाश के बदन से भी सारे गहने जेवर गायब होती है और उसकी भी मौत जहर खाने से ही होती है। इस तरीके से 3-4 महीने बाद दूसरे और एक ज़िले के बस स्टॉप पे वॉशरूम के अंदर दुल्हन के लिबास में लाश पाया जाता है और वहाँ भी सेम केस। ऐसे 2-4 महीने बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग बस स्टॉप से लाशें मिलती जाती है और हर जगह एक ही तरीके के लाश पाया जाता है। एक तो दुल्हन के लिबास में, ऊपर से वॉशरूम के अंदर, और हर किसी की मौत जहर खाने से हुई होती है। तो ऐसा सिलसिला चलते चलते 2003 से 2009 आ जाता है और इस दरमियान अलग अलग बस स्टॉपों से 20 लाशें मिल चुकी होती है और यहाँ तक किसी को भी कानो कान कुछ खबर नहीं होता है जो इन सब की मौत कैसे हुई है। सबको लगता है इन सभी ने जहर खाकर सुसाइड किया है। और सबसे ज़्यादा लाशें लश्कर के मोहल्ला बस स्टैंड के वॉशरूम से पाया जाता है। वहाँ से टोटल 8 लाशें पाया जाता है इन 6 सालों के दौरान। उसके बाद बेंगलोर के कैंपेगवाड़ा बस स्टेशन से 5 लाशें पाया जाता है और बाद बाकी 3-4 बस स्टॉपों से 8 लाशें पाया जाता है इन 6 सालों के दौरान। इतने लाशें एक ही बस स्टॉप पे मिलने के बाद भी पुलिस अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती है जो आखिर हो क्या रहा है। पुलिस को हर एक केस में बस यही लगता है ये सारे सुसाइड केस है
और ऊपर से पुलिसों को भी किसी भी चीज़ का दबाव नहीं होता है, क्योंकि इन सारे लाशों की आइडेंटिटी के लिए कोई आगे नहीं आता है। ऊपर से इन लड़कियों के खिलाफ कभी कहीं पर मिसिंग रिपोर्ट वगैरह भी नहीं लिखाया जाता है, इसलिए पुलिस भी अपने हाथों पर हाथ धरी बैठी रहती है। फिर 2009 में 21वीं लाश मिलती है और इस बार जो लाश होती है वो अनीता नाम की एक लड़की की होती है, मगर इस बार इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई जाती है इसके परिवार के तरफ से उसी के गांव के बंतवाल पुलिस स्टेशन में। मगर लड़की की लाश जिस बस स्टॉप पर पाई जाती है वो अपने डिस्ट्रिक्ट से बहुत दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट के बस स्टॉप पर पाई जाती है। फिर पुलिस इस मामले का भी छानबीन करती है और इसको भी सुसाइड केस मानकर बैठ जाती है, क्योंकि अभी तक इस डिस्ट्रिक्ट के पुलिस को खबर नहीं होती है जो इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में बंतवाल पुलिस स्टेशन पर लिखवाया जा चुका है। और अनीता गायब होने के बाद से ही अनीता के गांव में बहुत हंगामा होता है, क्योंकि उसके घर वालों को और वहाँ के लोगों को लगता है अनीता को उसी के गांव के किसी मुस्लिम लड़के ने बहला फुसलाकर भगाकर ले गया। तो अनीता के परिवार वाले और गांव वाले ये इल्ज़ाम लगाते हैं उसकी बेटी को कोई मुस्लिम लड़का बहला फुसला के भगाकर ले गया। इस वजह से गांव वाले उसके परिवार वाले धरना प्रदर्शन वगैरह करने लगते हैं और धमकी देते हैं अगर अनीता को वापस नहीं लाया गया तो पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया जाएगा। डेली 2-3 दिन लगातार धरना प्रदर्शन होता है। मामला बहुत आगे बढ़ जाता है जाति विवाद को लेकर। हिंदू मुस्लिम दोनों तरफ के लोग भड़क जाते हैं। बात बहुत ऊपर तक पहुंच जाती है, नेताओं तक पहुंच जाती है। फिर पुलिस के ऊपर प्रेशर आता है जो मामला जल्दी से सुलझाया जाए। आखिर अनीता कैसे गायब हुई, कहाँ गई, उसके बारे में पता लगाया जाए। इसके बाद पुलिस पहली बार हरकत में आती है और बहुत सीरियस तरीके से मामले की जांच शुरू करती है। और कर्नाटका के जितने भी ज़िले होते हैं हर ज़िले के पुलिस स्टेशन में अनीता की तस्वीर वगैरह भेजा जाता है और बोला जाता है जो इस लड़की के बारे में कहीं भी खबर मिले तो हमें बताया जाए। फिर उस बस स्टॉप के डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन से कॉल आता है जहां अनीता की लाश पाई गई थी और वो बोलते हैं जो इस लड़की की लाश हमारे यहाँ फलाना बस स्टॉप के वॉशरूम के अंदर पाई गई थी। ये दुल्हन के लिबास में थी और इसकी मौत जहर खाने से हुई थी। ये सुनने के बाद पुलिस का भी दिमाग खराब हो जाता है। जो जिसे ढूंढने बैठे वो सुसाइड कर बैठी। अब पुलिस को ये टेंशन रहती है अब दोनों जाति के लोग आपस में भिड़ ना जाए और दंगे वगैरह की नौबत ना आ जाए, इसलिए पुलिस अपना पूरा जोर लगा देती है ये पता करने के लिए जो आखिर अनीता वहाँ तक कैसे पहुँची और उसने सुसाइड क्यों किया। फिर पुलिस सबसे पहले अनीता के मोबाइल को ट्रेस करती है और उसके कॉल डिटेल्स निकालती है। फिर उसमें एक नंबर पाया जाता है जिससे वो डेली रात को घंटों घंटों तक बात करती थी। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करती है जिससे अनीता घंटों घंटों तक बात करती थी और पता चलता है वो किसी महिला का नंबर है। फिर पुलिस उस महिला को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है और पता चलता है वो महिला करीबन 1 साल से गायब है, उसका भी कुछ अता पता नहीं है। अब पुलिस को लगता है शायद ये महिला अब यहाँ रहना छोड़ दिया होगा, कहीं और रहती होगी। फिर पुलिस उस महिला का पुराने से पुराने कॉल डिटेल्स निकालती है। फिर पुलिस को वहाँ पर एक ऐसा नंबर मिलता है जिससे वो महिला रात भर घंटों घंटों तक बात किया करती थी। फिर पुलिस उस नंबर को भी ट्रेस करती है और पुलिस को पता चलता है ये भी कोई महिला का ही नंबर है। फिर इस महिला को भी ढूंढते ढूंढते इसके घर तक जाया जाता है और वहाँ जाकर पता चलता है ये महिला भी करीबन 2 साल से गायब है। अब पुलिस का दिमाग खराब हो जाता है। फिर ये जो 2 साल से गायब है इस महिला का भी कॉल डिटेल्स निकाला जाता है और पता चलता है ये भी किसी और महिला से घंटों घंटों तक बात करती थी। फिर उस महिला के नंबर को भी ट्रेस करती है और उसके घर तक पहुंचती है और यह भी पता चलता है ये महिला भी 2-3 साल से गायब है। अब पुलिस को लगता है मामला कुछ अलग है, कोई जिस्म फरोशी के धंधे या रैकेट का मामला है, क्योंकि जितने भी नंबर निकाले गए सब महिलाओं के नंबर है और सभी के सभी गायब है। हो सकता है सभी महिलाओं को खरीदा बेचा गया हो और सबको देश से बाहर भेज दिया गया हो। अब पुलिस एक के बाद एक हर एक नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती जाती है और उन तक पहुंचती जाती है और पता चलता है सभी के सभी गायब है और सभी के सभी महिलाएं हैं।
इस तरीके से पुलिस नंबर ट्रेस करते करते 18 नंबर तक पहुंच जाती है और ये जितने भी नंबर होते हैं सभी के सभी बंद होते हैं, मतलब कि स्विच ऑफ। मगर जब 19वां नंबर निकाला जाता है और इसको सर्वेलेंस पर लगाया जाता है तो पता चलता है ये नंबर एक्टिव है। पुलिस फिर इस फ़ोन का लोकेशन निकालती है और पता चलता है बेंगलोर के पास एक छोटा सा गांव है, उसका लोकेशन दिखा रहा है। फिर पुलिस उस नंबर को ट्रेस करते हुए उस लोकेशन पर पहुंचती है और देखती है वो फ़ोन एक छोटा 14 साल का बच्चा चला रहा है। फिर उससे पूछा जाता है ये फ़ोन तुम्हें कहाँ से मिला। फिर वो बोलता है ये फ़ोन मुझे मेरे चाचा ने दिया। फिर पुलिस पूछती है तुम्हारे चाचा का नाम क्या है। फिर वो बोलता है मेरा चाचा का नाम मोहन कुमार है। पुलिस को पहली बार किसी पुरुष का नाम सुनने को मिलता है। उसके बाद उससे पूछा जाता है तुम्हारे चाचा कहाँ है, तो वो बोलता है वो अभी घर पर नहीं है। फिर उस बच्चे के मोबाइल से मोहन कुमार का नंबर लिया जाता है और उसको भी सर्वेलेंस पर लगा दिया जाता है। सर्वेलेंस पर लगाने पर पता चलता है मोहन कुमार अब डेली रात को किसी और महिला से बात करता है घंटों घंटों तक। फिर उस महिला का नंबर निकाला जाता है और उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है और पता चलता है वो वही के पास की गांव की है। फिर पुलिस उस महिला तक पहुंचती है और उससे पूछती है क्या तुम मोहन कुमार को जानती हो, तो वो बोलती है नहीं, मैं किसी मोहन कुमार को नहीं जानती। फिर पुलिस वो नंबर दिखाता है और बोलता है यही तो मोहन कुमार है जिससे तुम बात करती हो। फिर वो लड़की बोलती है नहीं, ये मोहन कुमार नहीं है, इसने मुझे कुछ और नाम बताया है। अब पुलिस समझ जाती है मोहन इसका भी शिकार करने वाला है और इसको भी जिस्म फरोशी के मामले में आगे बेचने वाली है। पुलिस को अब भी पता नहीं होता है जो वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इनके साथ क्या करता है। फिर पुलिस उस लड़की को बोलता है जो मोहन को बोलो मिलना है। फिर लड़की पुलिस जैसा जैसा बोलती है वैसे वैसा करती है और मोहन को मिलने के लिए बोलती है। फिर मोहन कुमार भी मिलने के लिए तैयार हो जाता है और जगह फिक्स करता है। फिर बताए गए जगह पर दोनों पहुंचते हैं और जैसे ही मोहन लड़की के करीब पहुंचने लगता है तो उसको पुलिस धर दबोचती है और उसको अपने हिरासत में ले लेती है। फिर मोहन कुमार को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और उस पर बुरी तरह टॉर्चर शुरू कर दिया जाता है और पूछताछ किया जाता है। अब मोहन सबसे पहले अपना पूरा नाम बताता है, जो उसका नाम है प्रोफेसर मोहन कुमार विवेकानंद। अब यहाँ पर पुलिस को भी लगता है एक बहुत बड़ा जिस्म फरोशी के रैकेट का खुलासा होने वाला है, क्योंकि पुलिस को लगता है जो भी 18-19 लड़कियों के नंबर ट्रेस करते हुए उन तक पहुंचा गया था और वो सभी गायब थे, अब उन सब का पता चल जाएगा। मगर जब वो अपना मुंह खोलता है पुलिस के होश उड़ जाते हैं, जो उनके सामने साउथ का सबसे बड़ा सीरियल किलर बैठा हुआ है। वो पुलिस को बोलता है उसने कुल 32 महिलाओं का मर्डर किया है। इसके बाद ये अपनी कहानी शुरू करता है। ये कहता है बेंगलोर के पास एक सरकारी प्राइमरी स्कूल का वो टीचर था जहाँ वो साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ाया करता था और ये शादीशुदा था। एक बार इसकी नज़र एक महिला पर थी। महिला को वो अपने प्यार में फंसाना चाहता था, मगर वो महिला कभी फंसी नहीं बल्कि इसके ऐसे हरकत का विरोध किया। फिर एक दिन वो महिला एक पुल के ऊपर से जा रही होती है और आसपास दूर दूर तक कोई होता नहीं है। फिर मोहन उस महिला को रोकता है और पुल से धक्का मारकर नीचे नहर में गिरा देता है। मोहन को लगता है वो मर चुकी है, मगर वो नहीं मरती है। वो महिला पुलिस स्टेशन जाकर इसके खिलाफ कंप्लेन कर देती है जो मोहन ने इसके साथ ऐसा ऐसा किया। अब पुलिस आती है और मोहन को गिरफ्तार कर लेती है और अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में इसको जेल हो जाती है। फिर कुछ महीने बाद ये जेल से बरी हो जाता है, क्योंकि उस औरत को मोहन ने ही धक्का दिया था, इसका कोई सबूत नहीं होता है इस वजह से। मगर जब वो पकड़ा जाता है तभी उसकी प्राइमरी स्कूल से सरकारी नौकरी भी छूट जाती है। अब जब ये जेल से बाहर आता है तो ये एक बेरोजगार और नल्ला होता है, जिस वजह से इसका दिमाग खराब हो जाता है और इसको कोई काम वगैरह भी नहीं मिलता है। फिर उस दौरान ये बेकार यहाँ वहाँ घूमता रहता है और टाइम पास करता रहता है। फिर एक दिन उसके घर के पास एक छोटा सा सोनार का दुकान होता है और सोनार वाला उसी के जान पहचान का होता है, तो वो उस सोनार के दुकान के वहाँ बैठता है और अपना टाइम फोड़ता है और सोनार वाला भी अपना काम करते करते मोहन से बातचीत करता रहता है।
इस दौरान सोनार वाला कुछ केमिकल वगैरह से ज्वेलरी वगैरह को पॉलिश करता है। तो मोहन पूछता है ये क्या है। तो सोनार वाला बोलता है ये साइनाइड है, ये दुनिया का सबसे खतरनाक जहरों में से एक है। ये अगर किसी इंसान को दे दिया जाए तो कुछ मिनटों के अंदर ही उसकी मौत हो जाएगी। और ये साइनाइड हर कोई नहीं खरीद सकता, ये उन्हीं को मिलता है जिनकी ज्वेलरी वगैरह का काम है। तो यहाँ से मोहन को साइनाइड के बारे में जानकारी मिलती है। अब मोहन धीरे धीरे बेरोजगार से बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पहली बीवी इसको तलाक देकर जा चुकी थी और उसके जाने के बाद ये और 2 शादियां करता है और अपने दोनों बीवियों के साथ रहता है। मगर इसके पास सही से घर चलाने के लिए पैसे वगैरह नहीं होता है, तो इसी वजह से ये बेरोजगारी से तंग हो जाता है। फिर ये सोचता है कोई नया तरकीब अपनाना पड़ेगा और कमाई का कोई नया तरीका निकालना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे बेरोजगारी से घर कैसे चलेगा। फिर वो सबसे पहले केमिस्ट के दुकान जाता है और अपने उस सोनार वाले के नाम पर साइनाइड खरीदता है और फिर उस साइनाइड को कैप्सूल का कवर उतारकर उसमें डालता है और वो कैप्सूल अपने पास रखता है। फिर वो रोज बन धन कर तैयार होकर साउथ कर्नाटका के छोटे छोटे शहर के बस स्टॉप में जाकर खड़ा रहता है और वहाँ आते जाते बिन बिहाई 20 से 30 साल के उम्र के लड़कियों पर अपना नज़र जमा कर रखता है। और जैसे ही देखता है वो लड़कियाँ अकेले हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करता है और बदले में जब लड़की भी बात करती है तो वो कुछ समय में ही उनसे दोस्ती कर लेता है और दोनों आपस में नंबर अदला बदली कर लेते हैं। एक बार नंबर मिलने के बाद 2-4 दिनों में वो लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसा लेता है। वो लड़कियों को हर बार अपना झूठा नाम बताता है, झूठा विजिटिंग कार्ड दिखाता है और अपने आप को सरकारी नौकरी करने वाला बताता है। तो ये सब चीज़ें सुनकर लड़कियां भी फिदा हो जाती है और ऊपर से ये भी बोलता है मैं दहेज के सख्त खिलाफ हूँ, मैं तुमसे शादी करूँगा बिना दहेज के। ये सुनकर लड़कियां और फिदा हो जाती है। जो एक तो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है, ऊपर से सरकारी नौकरी करता है, ऊपर से इतना अच्छा विचार भी रखता है, इसलिए लड़की बहुत फिदा हो जाती है। फिर जैसे ही मोहन कुमार को लगता है वो लड़की अब उसके लिए पागल हो चुकी है, वो जो कहेगा लड़की वही करेगी। फिर वो सही दिन देखकर लड़की को बोलता है जो कल हम भागकर शादी करेंगे, तुम शादी के जोड़े में तैयार होकर आना, पहले हम मंदिर में जाकर शादी करेंगे फिर कोर्ट मैरिज करेंगे। तो लड़की भी जैसा जैसा मोहन बोलता है वैसा वैसा करती है। वो पूरे दुल्हन के लिबास में गहने वगैरह पहनकर तैयार होकर बताए गए पते पर पहुंच जाती है और दोनों बाकायदा मंदिर जाकर सारे रस्मों के साथ शादी भी करते हैं। और मोहन कुमार किसी भी लड़की को शादी करने से पहले वो लड़की जिस डिस्ट्रिक्ट में रहती है उससे 100-150 किलोमीटर दूर किसी और डिस्ट्रिक्ट के बस स्टॉप के पास लॉज या होटल बुक करता है और हर बार अलग अलग नाम से बुक करता है। एक बार जिस लॉज में वो जा चुका होता है उस लॉज में वो दोबारा कभी नहीं जाता है। तो शादी करने के बाद बुक किए हुए रूम पर जाता है और सुहागरात भी मनाता है और सुबह उठकर लड़की को बोलता है चलो मॉर्निंग वॉक पर चलते हैं। तो लड़की भी बोलती है चलो, मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ फिर चलते हैं। मगर वो बोल उठता है अरे शादी के जोड़े में ही चलो, आखिर सबको पता तो चले हमारी शादी हुई है, मगर गहने वगैरह उतार दो। तो वो लड़की अपने पति का बात मानती है और वो जैसा कहता है वैसा करती है और फिर दोनों मॉर्निंग वॉक पर चले जाते हैं। फिर चलते चलते बस स्टॉप पर पहुँचते हैं और फिर मोहन उस लड़की से बोलता है ये गोली खा लो, ये गर्भ निरोधक की गोली है, मैं कल ही तुम्हें देने वाला था मगर भूल गया। अभी हमारी नई नई शादी हुई है, इससे बच्चे वगैरह होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। फिर वो गोली देने के बाद बोलता है इस गोली को खाने के बाद 1-2 मिनट के लिए थोड़ा बहुत सर चकराएगा और उल्टी जैसा महसूस होगा, हो सकता है उल्टी भी हो जाए। तो जाओ बस स्टॉप के इसी वॉशरूम में और फ्रेश वगैरह होकर इस गोली को खा लो और वहीं पर 2-4 मिनट बैठो, मैं यही बाहर तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। और जैसे ही वो अंदर जाती है मोहन कुमार वहाँ से गायब, सीधा लॉज पहुँचता है और वहाँ पर जितने भी गहने वगैरह होता है सब लेकर रफू चक्कर हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बस स्टॉप पर देखा जाता है कोई बहुत देर से वॉशरूम के अंदर है, कोई जवाब वगैरह नहीं दे रहे, गेट भी नहीं खोल रहे। फिर वहाँ के स्टाफ वगैरह को बुलाया जाता है, स्टाफ वगैरह आते हैं, गेट को तोड़ते हैं,
फिर वो देखते हैं कोई महिला दुल्हन के लिबास में बेहोश है। फिर पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और पता चलता है इसकी मौत हो चुकी है और इसने सुसाइड किया है। तो वो इस तरीके से हर लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। फिर सही दिन देखकर उनको शादी के लिए बुलाता है, फिर शादी भी करता है और आखिर में सुबह सुबह बस स्टॉप जाकर उनको गोली खिलाकर वॉशरूम के अंदर मरने के लिए छोड़ देता है। फिर ये हर एक वारदात करने के बाद जो भी गहने उसको मिलता है वो उनको कभी कभी बेचता है और कभी कभी गिरवी रखवा कर लोन लेता है और उन पैसों से अपना घर चलाता है। अब ये सारे कहानी सुनने के बाद पुलिस 20 लाशों की ही आइडेंटिटी कर पाती है, क्योंकि वो 6 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशनों में उन 20 लड़कियों के ही रिकॉर्ड मिलते हैं, जैसे कि फ़ोटो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह। मगर मोहन के हिसाब से उसने 32 लड़कियों को मारा है और बाकी के 12 लड़कियों का कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि पुलिसों के पास इनकी कोई जानकारी नहीं होती है। अब पुलिस चार्जशीट वगैरह दाखिल करती है, सारे सबूत वगैरह इकट्ठा करती है और फिर मामला बेंगलोर सेशन कोर्ट में चलता है। मगर कोर्ट पहुंचते ही मोहन कुमार अपने बयान से मुकर जाता है और बोलता है मैंने किसी का खून नहीं किया है। वो सभी लड़कियां मेरे से बेहद प्यार करते थे और जब मैंने उनसे शादी करने के लिए मना कर दिया और कहा मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ, तो वो सभी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। इसमें मेरी क्या गलती है। फिर कोर्ट को भी पता होता है ये सरासर झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है 20-20 लड़कियां इसके रिजेक्शन से अपनी जान दे दे और सभी एक ही तरीके से बस स्टॉप पे जहर खाकर जान दे। फिर कोर्ट मोहन को बोलती है तुम्हारे केस लड़ने के लिए क्या तुम्हें कोई सरकारी वकील की ज़रूरत है। तो मोहन साफ साफ मना कर देता है और बोलता है मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। फिर वो बेंगलोर के पास एक जेल में रहकर अपना केस की स्टडी खुद करता है और फिर कोर्ट में पुलिस की बहुत कमियां निकालता है और बोलता है अगर वो 20 खून मैंने किया है तो उसका प्रूफ दो, किसने देखा मुझे उनको मारते हुए, उनको लाओ। पुलिस का कहना है सबको साइनाइड देकर मारा गया, तो वो कहता है इन सब का बिस्तरा रिपोर्ट लाओ जिससे ये प्रूफ हो पाए जो इनको साइनाइड देकर मारा गया है। तो पुलिस ये सारी चीज़ें पेश नहीं कर पाती है, मगर फिर भी सारे सबूत, सारे स्टेटमेंट, कुछ गवाहों को देखते हुए ये प्रूफ हो जाता है इन सबको इसी ने मारा है। फिर बेंगलोर सेशन कोर्ट 2013 में अपना फैसला सुनाती है और फैसले में 3 मामले में इसको फांसी की सज़ा सुनाती है और बाद बाकी 6-7 मामले में इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाती है। इसके बाद और भी जितने 8-10 मामले हैं उनकी सुनवाई अभी भी चल रही है। तो जब तक सारे सुनवाई के फैसले नहीं आ जाते हैं तब तक बताना मुश्किल है इसको आखिर क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि सेशन कोर्ट के फैसले के बाद ये मामला फिर हाई कोर्ट जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। ये पूरा प्रोसेस होने में कम से कम 7-8 साल का समय लगेगा, तभी पता चलेगा इसको क्या सज़ा मिलती है। तो ये थी साउथ इंडिया का सबसे खतरनाक सीरियल किलर मोहन कुमार की कहानी, जिसको सभी साइनाइड कुमार या फिर साइनाइड मोहन कुमार सीरियल किलर के नाम से जानते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर करना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना। तो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।